हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं अकाउंटिंग। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी वीडियो नंबर 21, जहां पर हमने गुडविल से रिलेटेड कुछ चीजें सीखी थी। आज की हमारी जो वीडियो नंबर 22 है, वहां पर हम गुडविल कैलकुलेट करने की पहली मेथड देखने वाले हैं, जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है इसका फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है उसका। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट क्या है और नंबर ऑफ ईयर परचेस है क्या। मान लेते हैं कि एक दुकान है, किसी की सज्जन की दुकान है, विराट कोहली की दुकान है, और विराट कोहली से मैंने बोला कि भाई तुम्हारी दुकान की गुडविल क्या है। बैट बेचता है ना भाई, एमआरएफ का। तो विराट कोहली से पूछा कि भाई तुम्हारी दुकान की गुडविल क्या है। तो विराट कोहली ने कहा मुझे नहीं पता। तो हमने कहा ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, तुम्हारी दुकान की गुडविल हम कैलकुलेट करके बता देंगे। तो उन्होंने कहा बताओ कैसे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम अपने कुछ पिछले साल के अपने प्रॉफिट्स बताओ। तो उसने मुझे अपने 5 साल के प्रॉफिट बताया, 2019, 20, 21, 22, 23। उन्होंने 5 साल के मुझे अपने प्रॉफिट बताया। तो 1 लाख था 2019 का, 2020 का 50,000, 21 का 80,000, 22 का 1,20,000 और 23 का 1.5 लाख। ऐसे उन्होंने अपने 5 साल के मुझे प्रॉफिट बताए। अब मैंने क्या किया, उन सबका कर लिया क्या टोटल। उन 5 साल के प्रॉफिट का कर लिया क्या टोटल। तो कितना आया निकल के 5 लाख। अब मुझे पता करना है कि यार ऑन एन एवरेज हर साल कितना प्रॉफिट होता है। भाई यहां पर तो क्या है, हर साल अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे पता करना है ऑन एन एवरेज हर साल कितना प्रॉफिट होता है। तो मैं क्या कर लूंगा, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। एवरेज कैसे निकालते हैं भैया, किसी भी चीज का, जो भी चीज का एवरेज निकालना है उन सबको क्या कर लो, टोटल और डिवाइड कर दो कि कितनी चीजें हैं, वो कितने आइटम्स है वो, उससे डिवाइड कर दो। तो यहां पर मुझे प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। तो क्या किया मैंने, सारे प्रॉफिट 5 साल के जो थे उसका कर दिया टोटल, उसका कर दिया टोटल, और डिवाइड कर दूंगा मैं उसको काय से, नंबर ऑफ ईयर से। तो कितने साल हैं, 5 साल। तो कितना आ गया, 1 लाख। कितना आया, 1 लाख। अब मैंने विराट कोहली जी से कहा कि एक काम करता हूं यार, ये दुकान मैं खरीद लेता हूं, ये दुकान मैं खरीद लेता हूं। और मेरे मन में आया कि मैं विराट कोहली के नाम से कितने साल तक प्रॉफिट कमाऊंगा यदि ये दुकान मैं खरीद लेता हूं, है ना। आज अभी तो सब लोग जानते हैं किसकी दुकान है, विराट कोहली की। और ये दुकान मैं खरीद लूंगा तो विराट कोहली के नाम से मैं कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो मेरे को लगा यार 2-3 साल तक तो मैं कमा ही लूंगा प्रॉफिट विराट कोहली के नाम से। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मान लो 3 से, कि मैं 3 साल तक कमा लूंगा प्रॉफिट। इतना कितना, ये 1 लाख रुपए। हर साल में 1 लाख रुपए विराट कोहली के नाम से कमा लूंगा। तो टोटल में कितना प्रॉफिट कमाया, 3 लाख रुपए। अरे ये 3 लाख रुपए क्या है, यही तो गुडविल है, यही तो गुडविल निकल के आ गई। मैंने विराट कोहली जी से कहा कि भैया आपकी गुडविल कितनी है, 3 लाख रुपए। कैसे, आप समझते हैं ये है क्या। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो मैंने क्या किया, पहले कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया जो आया 1 लाख। फिर मैंने उसे क्या किया, नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये क्या है कि अगर मैं विराट कोहली की दुकान खरीदता हूं या किसी भी बिजनेस को खरीदता हूं, तो उस सामने वाले के नाम पे मैं इतने साल तक कम से कम ये 1-1 लाख रुपए कमाता रहूंगा, उतने साल तक। यदि मैं उस बिजनेस को खरीदता हूं तो नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो लेकिन बताना जरूरी था कि ये होता क्या है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब क्या हुआ कि इतने साल तक मैं इतना प्रॉफिट मेरे को मिलेगा उस सामने वाले व्यक्ति के नाम पर।
उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल क्या निकल के आया, गुडविल। अब यदि मैं दुकान खरीद रहा हूं विराट कोहली की, तो मैं उसको 3 लाख रुपए उसको दे दूंगा कि भैया ये तेरी गुडविल के पैसे पकड़। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये तो समझ में आया गुडविल निकालते कैसे, फॉर्मूला यही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब ये एवरेज प्रॉफिट में निकाल रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट जब मैं निकाल रहा हूं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सही सही प्रॉफिट पता होना चाहिए। यदि प्रॉफिट में थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स हो गए तो मुझे सही प्रॉफिट, सही एवरेज प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और सही एवरेज प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मेरा गुडविल भी सही तरीके से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट ध्यान में रखने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके मैं उन सारे एडजस्टमेंट्स को देखते हैं जो कि इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कुछ एडजस्टमेंट हम देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ये होता क्या है भैया, देखो यदि मान लो किसी साल आपके बिजनेस में आग लग गई, गोदाम में आग लग गई, आपका स्टॉक जल के खत्म हो गया। अब उस साल क्या हुआ कि प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। वैसे तो यूजुअली आपका प्रॉफिट हमेशा एक सा रहता है, ज्यादा रहता है, लेकिन जिस साल आग लगी तो उस साल आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम शो होगा। जब कम शो होगा तो एवरेज प्रॉफिट भी क्या जाएगा आपका, कम। जब एवरेज प्रॉफिट कम आएगा तो आपकी गुडविल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या बताओ, जो आग है क्या वो रोज रोज लगती है, नहीं ना भैया। रोज चोरी होती है क्या, नहीं ना भैया। तो क्या करेंगे भैया, वापस से उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यदि एबनॉर्मल लॉस है तो उसे क्या कर दो, ऐड बैक कर दो, वापस से उसे जोड़ दो। देखो मान लो यदि 2021 में अभी प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 80,000। यदि 2021 में आग लग गई और आपका क्लोजिंग स्टॉक जल के, स्टॉक आपका 50,000 रुपए से जल गया, खत्म हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट है 50,000 रुपए कम दिखेगा। भाई अब प्रॉफिट मेरा कितना बचा, ये 30,000 बचेगा। प्रॉफिट कितना बचा, 30,000। 50,000 का नुकसान, तो 50,000 का नुकसान, तो ये 5 लाख की जगह क्या आएगा, 4,50,000। ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना बचेगा यहाँ पे, 90,000। ठीक है, अब 90,000 इंटू 3 किया तो कितना बचा, 9×3 = 27, 2,70,000। देखो भाई आना कितना प्रॉफिट था, आना कितना प्रॉफिट था, 3 लाख, आया कितना, 2,70,000 रुपए। तो एबनॉर्मल लॉस है ना, तो क्या करेंगे भाई, हर साल नहीं होता ये, एक बार हो गया तो उसे क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना। वैसे ही ठीक यदि एबनॉर्मल गेन है, यदि एबनॉर्मल गेन है, किसी साल आपको कुछ ऐसा फायदा हो गया जो हर साल नहीं होता है, जैसे आपने कोई एसेट सेल कर दी, एसेट सेल कर दी तो उसमें आपको फायदा हो गया। अब रोज रोज एसेट सेल तो नहीं करते हो, है कि नहीं, तो रोज रोज चीजें बेचते तो नहीं हो जिससे आपको चीजें फायदा हो जाए। तो इस तरीके का गेन आपको क्या करना है, डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है उस साल के प्रॉफिट में से। क्लियर। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है भैया, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, समझो, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट भी कम दिखते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे आप लिखते हो सेल, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे ओपनिंग स्टॉक, यहां पे परचेस, और फिर एक्सपेंसेस वगैरह और रहते हैं, अभी उस पर नहीं जाएंगे, और यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मान लो ओपनिंग स्टॉक है यहां पर 50,000, क्लोजिंग परचेस है आपकी 50,000 की, सेल आपने कर दी 1,00,000 रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक भी था 1,00,000 रुपए। अच्छी बात है,
1 लाख रुपए, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आएगा भाई? 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 50 और 50, 1 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना निकल के आएगा? 1 लाख रुपए। यदि यहां पे क्लोजिंग स्टॉक मैंने 1 लाख की जगह ज्यादा लिख दिया होता, यहां पे मैंने ओपन क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए लिख दिया होता, तो अब मेरा प्रॉफिट भी कितना दिखता? 1 लाख से बढ़ जाता, 2 लाख दिखता, है कि नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट दोनों साथ साथ चलते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहां पर क्या है, यदि ओवर वैल्यूड है, मतलब मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया है, तो उससे मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे में उसको क्या कर देना है? उसको कर देना है डिडक्ट, उसको कर देना है डिडक्ट। और यदि अंडर वैल्यूड है, कम दिख रहा है, तो क्या कर देना? उसको एड बैक, उसको कर देना है एड बैक। ठीक है, तो ओवर है तो कर देना है कम, और अंडर है तो क्या कर देना है? एड बैक। अगला देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है भैया, कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक और जो प्रॉफिट था, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप था, एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा तो दूसरा भी कम हो रहा है। लेकिन ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? रिवर्स रिलेशनशिप। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और दूसरा कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। कैसे? देखते हैं, देखो इसी में देखते हैं हम। यदि यहां पर अभी मैंने लिखा था, वापस से उसको 1 ही लाख कर देता हूं, 1 लाख और 1 लाख। अगर मैंने यहां पर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया, अभी 50,000 था, ओपनिंग स्टॉक मैंने यहां पर लिख दिया कितना? 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 1 लाख। तो अब देखो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितने से? 50,000 से। 1 लाख और 1.5 लाख और ये 2 लाख, तो 50,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। पहले 1 लाख बता रहा था, अब कितना बता रहा है? 50,000। तो यदि ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। तो इस सिचुएशन में क्या करूंगा? उल्टा कर दूंगा, रिवर्स, रिवर्स कर दूंगा। तो यदि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो उसे क्या कर दूंगा? ऐड। ठीक है, और यदि अंडर वैल्यूड है तो उसे क्या कर दूंगा? डिडक्ट। ठीक है, डिडक्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात। क्यों किया? कि भैया ओवर वैल्यूड है, 1 लाख रुपए दिख रहा है, तो उसके कारण मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम दिख रहा है। तो उस प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूं मैं, उस प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूं मैं। वैसे ही अंडर वैल्यूड है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस प्रॉफिट को वापस से मैं कम कर रहा हूं। याद रहेगा ये एडजस्टमेंट? चलिए, तीसरा एडजस्टमेंट। और क्या है तीसरा एडजस्टमेंट? तो चौथा एडजस्टमेंट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब याद करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां आता है? पीएनएल में। किस साइड आता है? डेबिट साइड। उसके कारण क्या होता है कि मेरा जो प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है। याद आया कुछ? हम ऐसे पीएनएल बनाते थे, पीएनएल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहां पर हमारे सारे एक्सपेंसेस होते थे। ठीक है, ये होता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद क्या आता था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, ये क्या है? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। यहां पर इसके कारण क्या होता था? मेरा जो नेट प्रॉफिट क्या होता था? कम होता था। नेट प्रॉफिट क्या होता था? कम। अब यहां पर क्या हुआ है कि लिखना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लिख कहां दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि भैया आपने कोई एसेट्स खरीद ली। अब एसेट्स खरीद ली तो वो कहां जाती थी? बैलेंस शीट में। एसेट साइड जाएगी, है ना? जैसे कोई बिल्डिंग खरीद ली तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो, मशीन खरीद ली कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। तो कहां जाता था वो? बैलेंस शीट में जाता था, एसेट साइड में। यहां आता था क्या? नहीं आता था। अब आपने क्या गलती किया कि जो चीज यहां लिखनी थी वो चीज मैंने
ये समझ के लिख दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ के लिख दी। सपोज करो, मान लो कि एक मैंने कोई खर्चा किया, जैसे रिपेयर किया, ठीक है, रिपेयर किया। अब रिपेयर क्या है, एक्सपेंसेस है, कहां आना चाहिए था, P&L में। रिपेयर 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का रिपेयर हुआ, कहां आना चाहिए था, P&L में, डेबिट साइड। लेकिन मैंने इसको यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, तो क्या हुआ, मेरा नेट प्रॉफिट 1,000 रुपए से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो क्या करेंगे हम, उसे डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। उस बढ़े हुए प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिडक्ट। यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ के, चार्ज कर दिया, तो उसे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया ना, उस रिपेयर को मैंने काय में लिख दिया, कैपिटल नेचर में डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब उतने की एसेट्स खरीद ली। जब एसेट्स आती है तो साथ में क्या आता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगा होगा, यदि क्वेश्चन में आपको दिया होगा तभी, ऐसे नहीं लगाना है। यदि दिया है तभी, नहीं दिया है तो सिर्फ डिडक्ट कर दो। यदि डेप्रिसिएशन भी दिया है कि भैया जो लिखा था आपने उस पे हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, तो डेप्रिसिएशन कहां आता है, P&L साइड के डेबिट तरफ आता है कि नहीं? और उससे क्या होता है, मेरा नेट प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस 1,000 पे डेप्रिसिएशन लगा होगा, मान लो 10% डेप्रिसिएशन लग गया, तो 1,000 का 10% 100 रुपए, 100 रुपए से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो वापस से उसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो डेप्रिसिएशन यदि लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है, तो क्या कर दूंगा, उसे ऐड कर दूंगा। याद रखना ये चीज, ठीक है। यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्या करना है, उसको डिडक्ट करना है। और यदि वहां क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी लगा दिया है, तो उस डेप्रिसिएशन को कर देना है ऐड। और ठीक उसका उल्टा, यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, चार्ज कर दिया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ठीक इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। यहां पे डिडक्ट था, तो यहां पे क्या कर देना है, ऐड बैक, ठीक है। और डेप्रिसिएशन यदि लगा हुआ, तो उसे क्या कर देना है, डिडक्ट। यदि डेप्रिसिएशन लगा है, तो उसे क्या कर देना है, डिडक्ट। ठीक उसी का उल्टा। समझ जाओगे ना कैसे, कि समझाऊं, समझा देता हूं। भाई कैपिटल नेचर की थी, मान लो कोई मशीन खरीदी थी, ठीक है। मशीन कहां पे आती है भैया, बैलेंस शीट में। उसको हमने एज अ रिपेयर लिख दिया, एज अ रिपेयर कहां चली गई, P&L में, P&L में आ गई। तो क्या कर दिया उसने, मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वापस से क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, वापस से उस चीज को ऐड बैक कर दूंगा। साथ ही में क्या कर दिया भैया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। साथ में क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। वो डेप्रिसिएशन नहीं लगा, सॉरी, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था। अब जब कैपिटल नेचर की, तो डेप्रिसिएशन तो लगना बाकी था ना, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां चली गई थी इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाए थे। लेकिन जब उसको वापस लेके आएंगे तो डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो क्या करेंगे, उसे डिडक्ट। आई समझ में? तो जब ऐसा हो कि रेवेन्यू से कैपिटल नेचर में लिख दिया, तो जो लिखा है उसे डिडक्ट करो, और यदि डेप्रिसिएशन है तो उसे ऐड बैक कर दो। वहीं पर यदि कैपिटल नेचर चार्ज करना था और रेवेन्यू नेचर में लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया, तो उसको ऐड बैक करेंगे और डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है चीजें? तो ये एडजस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को याद रखना है। एक और चीज, यदि आपको कहीं लॉस दिया है, सिंपल लॉस है, तो उस लॉस को भी माइनस करना है उस ईयर से, ठीक है। ऐड नहीं कर देना, माइनस करना है। एक और चीज मैं बहुत बताना भूल गया था, जो पिछले लेक्चर की थी, कि यदि कैट गुडविल, ये जो एक क्वेश्चन आया था पिछले, इस साल आया था एक क्वेश्चन 2023-24 का, कि कौन से नेचर की गुडविल जो रहती है सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। तो कैट नेचर की जो गुडविल होती है या कैट गुडविल होती है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होती है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। तो ये चीज मैं कल बताना भूल गया था, इसको याद रखना।
तो ठीक है, ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का सब कुछ, जहां पर हमने उसकी फॉर्मूला भी देखी है, हमने उसके एडजस्टमेंट भी देख लिया। अब हम इसकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो एक बार वापस से वीडियोस को देखिए, रिवाइज करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बस तब तक अपना ख्याल रखिए और चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। थैंक यू एंड बाय।